नेक्स्ट जो डिजेनरेशन के बाद हमारा टॉपिक है वो होगा नेक्रोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्रोसिस। डिफाइन नेक्रोसिस, write down its causes, and also explains types of necrosis। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। असूलन जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि डीजेनरेशन के बाद, डीजेनरेशन का मतलब ये है कि किसी भी सेल का अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आना, किसी भी सेल का हायर एनर्जेटिक लेवल से लोअर एनर्जेटिक लेवल में आना, किसी भी सेल का क्वाइट एक्टिव फॉर्म से लेस एक्टिव फॉर्म में आना। ये तमाम डेफिनेशन थी डीजेनरेशन की। अगर आपको याद हो तो डीजेनरेशन में हमने उसकी दो स्टेजेस डिस्कस की थी। एक ये डिस्कस की थी कि उसमें रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल। अगर तो डीजेनरेशन रिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल, तो फिर क्या हो जाएगा कि प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और सेल अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। यानी सेल अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को जो है वो क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। लेकिन अगर अगर तो वो इरिवर्सिबल में चला जाता है, इरिवर्सिबल में, अगर सेल इरिवर्सिबल में चला गया, अब उस सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। वो सेल खत्म हो जाएगा, यानी उसको बिल्कुल परमानेंटली फंक्शन उसका खत्म हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस यानी डीजेनरेशन की एडवांस स्टेज जो है वो क्या है, नेक्रोसिस। जब सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे, जब सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए लफ्ज यूज होगा। थोड़ा सा हमने याद रखना है कि पहला स्टेप डीजेनरेशन, डीजेनरेशन में बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर तो रिवर्सिबल होगी तो सेल अपने फंक्शन को रिस्टोर कर लेगा। अगर वो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, तो फिर सेल जो है वो किस में चला जाएगा, डेथ में चला जाएगा। अब अगर मैं नेक्रोसिस की डेफिनेशन लिखूं तो अ लोकल डेथ ऑफ द टिश्यूज, जहां लफ्ज हम टिश्यू यूज कर रहे हैं क्योंकि टू आर मोर देन टू सेल्स कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अ लोकल डेथ, अ लोकल डेथ। लोकल डेथ के क्या मतलब है, मकामी डेथ। मकामी डेथ का मतलब यह है कि नेक्रोसिस जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी में हो, किसी भी एक आर्गन में, किसी भी आर्गन के एक छोटे से पोर्शन में, जैसे लिवर है, हमें उनके रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी छोटे से एरिया के अंदर नेक्रोसिस हो गई है। जैसे हार्ट है तो बहुत बड़ा हार्ट है, उसका मायोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम के एक छोटे से पोर्शन में क्या हो गई है, नेक्रोसिस हो गई है। इसलिए इसको कहा जाता है अ लोकल डेथ, लोकल डेथ ऑफ द टिश्यूज, a local death of the tissues oblique cells। टिश्यू भी कह सकते हैं, बेसिकली टिश्यू की डेथ होगी, इट मीन्स के सेल की डेथ हुई है। a local death of the tissue due to any cause, वो काज हम बाद में डिस्कस करेंगे। किसी भी काज की वजह से, ड्यू टू एनी काज, किसी भी काज की वजह से, वो काज हम आगे पढ़ेंगे, बल्कि वो काज वही हैं जो आप पहले पढ़ चुकी हैं एटियोलॉजी में भी, डीजनरेशन में भी। वो क्या हो सकता है, फिजिकल काज हो सकता है, वो केमिकल काज हो सकता है, वो एस्कीमिया हो सकता है, वो इंजरी हो सकती है, बैक्टीरियल टॉक्सिन हो सकता है। तो वो ये कह रहा है कि किसी भी काज की वजह से, लोकल डेथ ऑफ द टिश्यू सेल्स ड्यू टू एनी काज, किसी भी काज की वजह से, ड्यू टू एनी काज, बट, लेकिन उन सेल्स की डेथ तो हो जाती है, लेकिन बट
स्टिल अटैच, लेकिन फिर भी वो अटैच रहते हैं, बट स्टिल अटैच विद द हेल्दी टिश्यूज, बट स्टिल अटैच विद द हेल्दी टिश्यूज। इस लाइन के लिखने का मकसद अगले टॉपिक में समझ आएगी जब हम गैंग्रीन पढ़ेंगे। अब नेक्रोसिस से खतरनाक स्टेज है गैंग्रीन। डॉक्टर सलमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली लाइट स्टेज है डीजेनरेशन। डीजेनरेशन, सेल को धचका लगा, या तो संभल जाएगा या मर जाएगा। संभल गया तो ठीक, अदरवाइज नेक्रोसिस में चला जाएगा। नेक्रोसिस से अगली एडवर्स कंडीशन है गैंग्रीन, जिसमें वो सेल्स या टिश्यूज इतने खराब हो जाते हैं कि वो दूसरे टिश्यूज को खराब करने की सलाहियत रखते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि उनको काटना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं जी ये आपकी उंगली खराब हो गई है, इसको काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटेंगे तो ये आगे बाजू को या टांग को क्या करेगा, खराब कर देगा। वो इससे अगली स्टेज है। इसमें वो कहता है कि डेथ तो हो जाएगी, डेथ तो हो जाएगी, लोकल डेथ, किसकी, टिश्यू की या सेल्स की, लेकिन बट स्टिल अटैच्ड विद द हेल्दी टिश्यू। लेकिन वो हेल्दी लिविंग टिश्यूज के साथ, हेल्दी लिविंग टिश्यूज के साथ ही रहेंगे। इसकी बहुत आसान मिसाल है, जैसे लोगों को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हार्ट अटैक में कहीं पर भी आपको लफ्ज हार्ट अटैक नहीं मिलेगा, बल्कि जैसे अभी आपको HTN को पूछ रहे थी, तो मेडिकल फिजिशियन की एक अपनी लैंग्वेज होती है। बार बार इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वेरी गुड। जैसे अभी आपने पूछा ना HTN, ये लिखा जाता है हाइपर टेंशन के लिए। DM, ये लिखा जाता है शुगर के लिए, डायबिटीज मेलिटस। एक होता है HX, हिस्ट्री ऑफ, बस ऐसे लिखे हुए हैं HXTB। इसका मतलब है कि इस मरीज ने हमें टीबी की हिस्ट्री मिली है। HXTB, ये थोड़े से टर्म्स हैं। तो जैसे हार्ट अटैक होगा तो कहीं पर भी फिजिशियन हार्ट अटैक नहीं लिखेगा, आपको जो लफ्ज मिलेगा वो MI मिलेगा, मायोकार्डियल इंफाक्शन। मायोकार्डियल, मायोकार्डियम से है, जो कि हार्ट की बीटिंग लेयर है, जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है। क्योंकि हमें पता है कि जहां पर भी लफ्ज मायो आता है, MYO, मायो, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, मायोलॉजी, स्टडी ऑफ द मसल, मायोपैथी, मस्कुलर सिस्टम। तो मायो का मतलब होता है मसल। जिस भी, ऑर्गन जो भी ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, उसके अंदर मायो का मौजूद होना जरूरी है। मायो के बगैर, मसल्स के बगैर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकता। हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिश्यू एंड मसल। Muscles are the kind of tissue which has the power of contraction and relaxation. अब इसमें मायो मायोकार्डियम, हार्ट की लेयर, इसके अंदर जो सेल होंगे उनको भी मायोसाइट्स कहा जाएगा। मायोसाइट्स, मायोसाइट्स, मायोकार्डियम के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका नाम भी क्या होगा, मायोसाइट्स। इन मायोसाइट्स को, ये इन मायोसाइट्स को किसी भी वजह से, एनी कॉज, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होती है, अगर ये जो वेसल्स इन सेल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर ये ब्लॉक हो जाए या टर्मिनेट हो जाए, मुअत्तल हो जाए, तो अब इन सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो N+O वाला प्रोसीजर नहीं होगा। नहीं होगा तो ये सेल्स की पहले डिजेनरेशन होगी, और अगर तो ब्लड सप्लाई बहाल हो गई और सेल संभल गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो इनकी डेथ हो जाएगी और ये किस में चले जाएंगे, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस में। इसको फिर, ये जो नेक्रोसिस हो जाता है इन सेल्स का, इसको कहते हैं इनफार्क्ट, INFARCT, INFARCT।
CT, इन्फेक्ट नहीं, इन्फेक्शन नहीं, यहाँ लफ्ज क्लियर कर लें। इन्फॉक्शन, आर साइलेंट होता है, INFARCTION, इन्फॉक्शन, इसको कहते हैं इन्फॉक्शन। तो दिल के मायोकार्डियम के मायोसाइट्स की नेक्रोसिस हो जाना, इन्फॉक्शन हो जाना, ये कहलाता है MI, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो लेकिन अब उसको, लोगों को हार्ट अटैक होता है, वो कहते हैं जी मुझे तो 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, मुझे तो 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं। कुछ लोगों की वेसल्स ब्लॉक होती हैं तो उनको फिर हार्ट भी डैमेज होता है। लेकिन हार्ट के वो सेल्स, वो मायोसाइट्स, मसलन ये मायोसाइट्स हैं, इनमें से इन दोनों को इन दोनों को इशू आया और ये इनकी डेथ हो गई। आपको नजर आ रहा होगा। अब 3 सेल ऊपर हेल्दी हैं, 4 नीचे हेल्दी हैं, 2 साइडों पे हेल्दी है, लेकिन ये 2 सेल जो है इनकी ये इंफाक्ट में चले गए, नेक्रोसिस में चले गए। तो ये नेक्रोसिस में तो चले गए, लेकिन रहेंगे इन्हीं हेल्दी टिश्यूज के साथ। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी है, लोकल डेथ ऑफ द टिश्यू ड्यू टू एनी काज, लोकल डेथ ऑफ द टिश्यू ड्यू टू एनी काज, बट स्टिल अटैच्ड विद द लिविंग बॉडी। लेकिन वो अटैच रहेंगे किसके साथ? लिविंग बॉडी के साथ। जब इनको बॉडी से एम्पुटेट कर लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं गैंग्रीन। ये इतने कुछ सेल्स फिर इतने खराब हो जाते हैं, या उनके अंदर, वो हम आगे पढ़ेंगे, उनके अंदर इतनी इन्फेक्शन हो जाती है कि वो दूसरे हेल्दी सेल्स को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो उनको बॉडी से निकालना जरूरी होता है। ये सेल्स दूसरे सेल्स को कुछ नहीं कहेंगे, बस इनकी अपनी जो है वो डेथ हो जाएगी। ये खुद तो काम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे सेल्स को कोई खराब नहीं करेंगे। इसलिए नेक्रोसिस में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इट में बी डिफाइंड एज a local death of the tissue, local death of the cells due to any cause, but still attached with the living body, living tissue. अब any cause जो हमने पढ़ा, any cause, वो कौन कौन से हो सकते हैं? any cause, ये तो अब आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि हर पैथोलॉजी, टॉक्सिन से टॉक्सिन बैक्टीरिया और केमिकल मैं बोल रहा फिजिकल। हूँ, मुझे बोलने दें, उसके बाद आप बोलें। एनी काज, मुझे पता है आप लोगों को आते हैं। एनी काज में वही काजेज हैं जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें मसलन पहला काज फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर में फर्दर आपको पता है, इसमें 2-3 चीजें होती है, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, रेडिएशन। एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड और रेडिएशन, रेडिएशन। तो शदीद गर्मी से भी नेक्रोसिस हो सकती है। कल हमने पढ़ा शदीद गर्मी से डीजनरेशन होगी। जब शदीद गर्मी से डीजनरेशन सेल की हो सकती है, तो अगर वो सेल इरिवर्सिबल में चला जाएगा, तो वही शदीद गर्मी, एक्सट्रीम हार्ट, उसका काज बन जाएगा नेक्रोसिस का। एक्सट्रीम कोल्ड, जैसे आजकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर रहा है, अगर इसमें किसी शख्स को सारी रात आप बैर सुला दें, उसको बेचारे को कंबल भी ना दें, तो होपफुली तो उसकी सुबह तक डेथ हो जाएगी, नहीं तो कम से कम वो शदीद बीमार जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसके सेल्स की क्या शुरू हो जाएगी? डिजेनरेशन। और मे भी पॉसिबल कोई इरिपेरेबल नुकसान भी हो जाए, ब्रेन का या किसी आर्गन का। तो एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से भी वो किस में चला जाएगा? नेक्रोसिस में। रेडिएशन, शुआएं, ताबकारी, रेडिएशन बजात खुद जो कि डिजेनरेशन काज करती हैं, तो अल्टीमेटली दैट में काज नेक्रोसिस। दूसरा हमने पढ़ा था केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स वो भी आपको आते हैं, जैसे मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कलीज,
किसी बंदे को अगर आप एसिड पिला दें तो उसका स्टमक बिल्कुल खत्म भी हो सकता है, अंदर से जल जाएगा, नहीं तो कम से कम उसकी अच्छी खासी डिजेनरेशन और नेक्रोसिस हो जाएगी। अगर स्किन पर आप तेजाब डालेंगे स्किन के ऊपर तो क्या हो जाएगा, उसकी स्किन जल जाएगी, उसकी डिजेनरेशन, और फिर बाद वो सेल्स नाकारा हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाएगी। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग अल्कलीज जो हैं वो भी उसकी डिजेनरेशन और नेक्रोसिस कर सकती हैं। इसमें भी जैसे मैंने डिजेनरेशन में बताया था, तो सबसे प्रोमिनेंट काज होता है जो अमूमन हमें प्रैक्टिस में मिलता है, जो अमूमन हमें पेशेंट में मिलता है, क्लिनिक्स पे मिलता है, वो होता है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, जिसके लिए मैंने लफ्ज यूज किया था इस्कीमिया, और अब आपको ये लफ्ज फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए। इस्कीमिया, ISCHEMIA, इस्कीमिया, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। मेन जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा काज है वो ये, क्योंकि शदीद गर्मी एक्सेप्शनल केस है, उसी बंदे को होता है जो गर्मी में बाहर निकलेगा या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए और वो काफी देर गर्मी में फिरता रहे। ये नहीं कि 5 मिनट बाहर निकलने से कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से शदीद सर्दी में भी स्पेसिफिक सिचुएशन है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाए, वो शख्स जैसे मैंने कहा सारी रात बाहर बैठा रहे फिर है। वरना तो इस सर्दी में हम आधे घंटे 15 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं तो हमें नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जो काज है इस कीमिया, हमारी बॉडी में हर लम्हे क्योंकि सर्कुलेशन हो रही है, उसमें किसी किस्म की कोई हम एहतियात भी नहीं कर सकते। हाँ, गर्मी में तो हम एहतियात कर सकते हैं ना, कि हम शदीद गर्मी से अपने आप को बचाएंगे, शदीद सर्दी से हम अपने आप को बचा सकते हैं, रेडिएशन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन ये जो काज है इस्कीमिया, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। इस वक्त हमारी बॉडी के हर एक आर्गन, जिसमें 5 वाइटल ऑर्गन शामिल हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, इस वक्त हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन के हर एक टिश्यू के हर एक सेल, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन के हर एक टिश्यू के हर एक सेल को ब्लड सप्लाई जा रही है। ये मैं फिर बना रहा हूँ, दो या दो से ज्यादा जब मैं सेल बनाऊंगा तो वो टिश्यू बन जाएगा। इसको आप टिश्यू समझ लें और सेल भी समझ लें। ये हो सकता है कोई ऑर्गन हो जिसमें बहुत सारे टिश्यू शामिल होते हैं। अब इनको हर देखें वेसल्स आ रही हैं ब्लड सप्लाई के लिए, वेसल्स आ रही हैं, इनमें से हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। अचानक किसी भी वेसल्स के अंदर बुला के जा सकती है, तो थ्रोम्बस हो सकता है, प्लेक बन सकता है, किसी कोलेस्ट्रोल की जाति की वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, आर्टरीज रफ हो सकती है, आर्टरीज डैमेज हो सकती हैं, किसी भी वजह से ब्लड सप्लाई मुअत्तल हो गई। ये फर्ज करें ये एक वेसल्स ब्लॉक हो गई, या इसमें 50% ब्लॉकेज हो गई, या 90% ब्लॉकेज हो गई। अब ये वेसल जिन जिन सेल्स को ब्लड सप्लाई कर रही थी, फर्ज करें ये इन 2 सेल्स को ब्लड सप्लाई कर रही थी, इन 2 सेल्स, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी का पॉइंट है। अब इन 2 सेल्स को ये ब्लड सप्लाई कर रही थी, तो जब ब्लड सप्लाई टर्मिनेट हुई, मुअत्तल हुई, जैसे हमारी लाइट और इंटरनेट जर्किंग करता रहता है, या तो जर्किंग हुई थोड़े टाइम के लिए मुअत्तल हुई, तो ये दोनों इन 2 सेल्स को झटका लगा। झटका क्यों लगा? क्योंकि ये सेल्स, वेरी बड़ा बारीक पॉइंट है, क्योंकि ये सेल्स कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके अपने लिए एनर्जी बना रहे हैं, और उसी एनर्जी से वो फंक्शन कर रहे हैं, और उसी एनर्जी से उनका स्ट्रक्चर सलामत है।
सेल हर लम्हे जो प्रोसेस कर रहा है एटीपी फॉर्मेशन, ताकि उसको फंक्शन करने के लिए और उसको स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एनर्जी मुहैया हो। उस एनर्जी के पीछे दो चीजें हैं, न्यूट्रिएंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कौन दे रहा था? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गई, इंटरप्शन आ गई, जिसको हमने एस्कीमिया कहा। इन दो सेल्स को, फर्ज करें इन दो सेल्स को झटका लगा, तो ये डीजेनरेशन में चले गए। इसमें चले गए डीजेनरेशन। डीजेनरेशन कहते हैं जवाल को, हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। अब अगर तो वो ब्लड सप्लाई बाद में बहाल हो गई, बाजू का टेम्पोरेरी ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है ना, तो प्लेक आया, कोई थ्रोम्बस आया, वो थोड़ा सा आया और उस थोड़ी देर बाद ब्लड सप्लाई बहाल हो गई, तो हो सकता है कि सेल्स अपने प्रोसेस को रीस्टोर कर ले, रिकवर कर ले। उन पर बहरान तो आया था, लेकिन वो उस बहरान से निकल आए। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल डीजनरेशन। अगर इतनी ब्लड सप्लाई मुअत्तल हुई कि सेल अपने आप को संभाल ही नहीं सके और वो इरिवर्सिबल में चले गए, तो अब इन सेल्स की डेथ हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे कि अब इन सेल्स की क्या हो चुकी है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस। लेकिन इसमें काज क्या आएगा? लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, एस्कीमिया। मैं आपको ये बता रहा था कि प्रैक्टिकली जो हमें ज्यादातर, अब आप देखें हार्ट अटैक, MI, बहुत सारी हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, मैं शेयर करूंगा आपके साथ भी, जिसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई, जैसे वो हार्ट में नहीं लिखा होता SVD, DVD, TVD, SVD, DVD, TVD। SVD से मुराद सिंगल वेसल डिजीज, सिंगल वेसल डिजीज, SVD, यानी एक वेसल अगर ब्लॉक हो। DVD दो वेसल्स ब्लॉक होंगी, TVD तीन वेसल्स ब्लॉक होंगी। तीन वेसल, हार्ट को वैसे मेन तीन ब्रांचेस सप्लाई हो रही होती हैं। एक को चलो मैं जब भी बता दूं, ये SVD, DVD और TVD क्या होता है। ये एक होती है RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, जो हमारी दाएं साइड को सप्लाई करती है। एक होती है LCA, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एक मेन होती है जो सामने से हार्ट को सप्लाई हो रही है, LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो चूंकि ये मेन आर्टरीज हैं, तो अब हमें इको या एंजियोग्राफी में यही पता चल रहा होता है कि इनमें एक अगर ब्लॉक है, मसलन सिर्फ RCA ब्लॉक है, ये दोनों ठीक है, तो उसको कहेंगे SVD। अगर कोई सी दो खराब हो गई, फिर उसको कहेंगे DVD, डबल वेसल डिजीज। अगर तीनों खराब हो गए, तीनों ब्लॉकेज ब्लॉकेज कर रही हैं, तो फिर उसे कहते हैं TVD, ट्रिपल वेसल डिजीज। हाँ, उसके आगे फिर लिखा होता है, मसलन RCA, ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन सी बात आ गई है, तो आप कभी एंजियोग्राफी या इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। मसलन RCA के आगे लिखा हुआ है जी 50%। इसका मतलब है कि ये वाली आर्टरी 50% ब्लॉक है, प्लेक आ गया। 50% का मतलब ये है कि आधी वेसल्स को क्लाट ने रोका हुआ है और आधी वेसल से ब्लड गुजर रहा है। ये आधा प्लेक बना हुआ है या थॉम्बस बना हुआ है, और आधी बेड से जो है ना वो ब्लड गुजर रहा है। अगर ये आ जाए कि मसलन ये 70-80% ब्लॉक है, इसका मतलब है कि प्लेक बड़ा है, 30% से सिर्फ जो है ना वो ब्लड गुजर रहा है। कुछ के आगे लिखा होता है 90%। इसका मतलब है कि तकरीबन तकरीबन वेसल्स को प्लेक ने ब्लॉक किए हुए, थोड़ा सा ब्लड साइड से गुजर रहा है, 10% ब्लड गुजर रहा है। अब देखें, जब 100% ब्लड गुजर रहा था, तो जिन जिन सेल्स को ये ब्लड सप्लाई जा रही थी, उनको 100% ऑक्सीजन मिल रही थी और न्यूट्रिएंट, और वो 100% एनर्जी बना रहे थे। अब
90% अगर ब्लॉकेज हो गई तो सेल का वो जो हमने पढ़ी थी डिजनरेशन फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, सेल 100% से 10% पे आ जाएगा। और बाजू का 10% इतना थोड़ा एफिशिएंसी है कि सेल अपने आप को नहीं संभाल पाता और वो क्या हो जाता है, नेक्रोसिस में चला जाता है, इरिवर्सिबल डिजेनरेशन में चला जाएगा। तो ये इस नेक्रोसिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट काज है वो है एस्कीमिया, इसको आपने समझना है। बाकी थ्योरेटिकल हैं और कम हमें मिलते हैं। सर जी जी सर LAD किसका एब्रिविएशन है? LAD लेफ्ट, लास्ट वन। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, मैं बताता हूँ ठीक है डिसेंडिंग, सर, ठीक। इसको पूरा कहते हैं LAD ब्रांच, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। फर्ज करें जैसे मैं हार्ट बनाता हूँ, मैं तो ऐसे बनाता हूँ, ऐसे होता नहीं, ठीक है। तो हार्ट को, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है हार्ट की, ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड को एक ब्रांच लेफ्ट, ये देखें लेफ्ट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब ये है कि सामने से, और डिसेंडिंग ये नीचे आती है, लेफ्ट एट्रियम को ब्लड देकर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड दे रही होती है, इसको कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। क्योंकि कुछ वेसल्स होती है जो हार्ट को बैक साइड से सप्लाई हो रही होती है, उनको कहते हैं पोस्टीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर। इस ये बड़ी मेजर आर्टरी होती है। अगर कभी एंजियोग्राफी या कोई इकोकार्डियो की रिपोर्ट आपके पास है, उसमें इस आर्टरी को लाजमी याद रखना है कि LAD ब्लॉक तो नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट मरीज को कहते हैं जी मसला ये आ रहा है कि आपकी मेन मेन रग बंद है या मेन नाली बंद है, मेन, वो इसको मेन कहते हैं। क्यों कि ये देखना मेन ब्रांच है जो पूरे वेंट्रिकल्स को ब्लड सप्लाई करती है। और अगर LAD में ब्लॉकेज है तो वेंट्रिकल बेचारा कितना काम करेगा, वेंट्रिकल के मायोसाइट्स कितना पर एफिशिएंसी दिखाएंगे, तो इसलिए इसको मेन ब्रांच कहा जाता है। एक होती है जो हार्ट को यू बैक से आर, जैसे मैंने कहा LCA लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक RCA होती है जो राइट साइड को भी सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर, क्योंकि ये साइड छोटी होती है, हार्ट की ये साइड छोटी होती है, बल्कि सबसे बड़ा चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल है। So that's why LAD is important artery. मेरे ख्याल में 5 मिनट रह गए, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मेन इसमें जो था वो एस्कीमिया था, जो लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो अब आप क्वेश्चन कर सकती हैं, क्योंकि एक ब्लड रिपोर्ट है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो अब आप सर जी सर नेक्रोसिस मींस के सेल्स की डेथ और स्क्लेरोसिस मींस वेसल्स की श्रिंकेज, मतलब इनका डिफरेंस ये है। सेक्रोसिस जो होता है ना वो आर्टीरियोसेक्रोसिस, सेक्रोसिस का मतलब होता है किसी चीज का रफ हो जाना, ठीक हो जाना, उसकी लचक कम हो जाना। जैसे हमारी आर्टरीज हैं, हमारी अगर मैं आपको नजर आ रहा हूँ तो हमारी आर्टरीज में एक लचक होती है ना, ये जैसे रबड़ की लचक नहीं होती, हम उसको खींच लेते हैं और फोल्ड कर लेते हैं। तो अगर तो उसमें वो लचक खत्म हो गई, वो इलास्टिसिटी कम हो गई, आर्टरीज रफ हो गई, उसको कहते हैं सेक्रोसिस। और उसके लिए एक लफ्ज यूज होता है आर्टीरियोसेक्लोरोसिस, आर्टीरियोसेक्लोरोसिस, उसमें लचक खत्म हो गई। ये है नेक्रोसिस, डेथ ऑफ द सेल्स, डेथ ऑफ द टिश्यू। क्लियर हो गया? यस सर। सर एक और बात पूछनी थी कि लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था कि जब गम्स जो हैं आपके दांतों को छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ देने एक कंडीशन है कि जहाँ पे गम्स से टीथ हिल के मतलब गिर जाते हैं, सर उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ब्लड लॉस हो, ब्लड की वो वन ऑफ, टर्मिनेशन हो। बिल्कुल एक काज ब्लड लॉस का हर जगह पे आपने कंसिडर करना है, एक काज। लेकिन हो सकता है जो आप बता रही हैं उसमें मुझे लग रहा है कि कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन होगी, जो नेक्रोसिस का काज है ना बैक्टीरियल टॉक्सिन, तो मुझे लग रहा है कि गम्स में आमतौर पर पैथोजन की ग्रोथ होती है, तो मे भी पॉसिबल वहां पर वो काज आ रहा है। लेकिन देखें, अगर सर आप
इंतहाई ठंडी चीज बार बार खाते हैं तो भी आपके दांत की डिजेनरेशन हो सकती है, इंतहाई। तो सर वो और इन एक्सट्रीम कोल्डनेस में आ जाएगा कि हम उसको एक बहुत ज्यादा ठंडा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, मतलब दांतों को? हाँ, तो वो एक्सट्रीम कोल्ड में आ जाएगा ना, फिजिकल काज आ जाएगा। यस। और इसी तरीके से यस। देखिए, वो कहते हैं कि इस्लाम में भी है कि ज्यादा गर्म रोटी या ज्यादा ठंडी रोटी न खाएं। ज्यादा गर्म रोटी भी नहीं, क्यों? वो आपके स्टमक की लाइनिंग की डिजेनरेशन कर देती है। मतलब एक बंदे को आदत है जी, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि इंतहाई गर्म रोटी खाने का आदी है, तो उसकी पहली बात हो जाएगी ओरल केविटी में भी छाले हो सकते हैं, फिर उसके स्टमक में जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो वो यही काज है सारे, ये जो 5 काज है ना, इन्हीं को आपने ध्यान में रखना है, आपको हर डिजीज के पीछे जो मिलेगी। नेक्स्ट। सर जो गर्म पानी पीते रहते हैं हर टाइम, उनका भी ये प्रॉब्लम हो सकता है? क्या रहते हैं बेटा? जो गर्म पानी पीते रहते हैं हाँ हर टाइम, हाँ, नीम गर्म से देखिए, ज्यादा तेज। गर्म पानी से मुराद लफ्ज एक्सट्रीम याद रखना है। वैसे तो नीम गर्म पानी तो अच्छा होता है, उसमें पैथोजन नहीं होते नीम गर्म पानी। लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट वो फिर आपके फैक्टर बन जाएंगे। वो अगर आप एक उबलता हुआ पानी आप पिएंगे तो आपका स्टमक ज़ाहिर लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। या बिल्कुल आप सर बर्फ से भी ठंडा पानी पिएंगे। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी सर, ये आपने नेक्रोसिस बताया ना, आपने कहा कि ये जब सेल्स की मतलब डेथ हो जाती है तो ये जी जी। वहीं पर रहते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम इनको रिस्पॉन्स नहीं करता जब ये मर जाते हैं? तो मतलब इनको अगर ये वहाँ पर रहेंगे तो आसपास के सेल्स होंगे, जाहिर सी बात है जब चीज़ मर जाती है तो वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है, टॉक्सिन बन जाती है, तो ये तो आसपास वाले सेल्स को जो है डैमेज करेंगे, तो नहीं हमारा नहीं, इम्यून सिस्टम नेक्रोसिस में इसमें काम नहीं देखिए, करता? वो मैं अगले टॉपिक में क्लियर करूंगा कि जब नेक्रोसिस के बाद बॉडी के कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो एक्सपोज्ड ऑर्गन है, मसलन हाथ, पाँव, उंगलियां, बाजू। इनमें नेक्रोसिस के बाद पैथोजेनिक एक बैक्टीरिया होता है जिसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं, वो प्यूट्रफेक्शन शुरू कर देता है, गलाव सुड़ाव, उसको हम कहते हैं गैंग्रीन। वो उसके साथ लिंक है, लेकिन अगला टॉपिक है। अब हार्ट के सेल्स तो क्या आपके अंदर हैं बॉडी में, हार्ट के सेल्स में वैसे इन्फेक्शन तो नहीं होती ना, क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर है। जब हार्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो फिर तो सारा हार्ट तबाह हो जाएगा। वहां नेक्रोसिस होगी तो सेल्स डेड हो जाएंगे, लेकिन पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द ऑर्गन रहेंगे। अगर सर ट्यूमर बनने के चांसेस है? जी, ट्यूमर बनने के चांसेस हैं? ट्यूमर तो एक्स्ट्रा ग्रोथ है ना बेटा, वो तो ओवर ग्रोथ है, ओवर मैस है। वो तो ठीक। जब तक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं आएगा तो ओवर ग्रोथ में तो नहीं जाएंगे, डेड पड़े रहेंगे, डेड हो जाएंगे। अब अगर पाँव ओके। में, पाँव की उंगलियों में नेक्रोसिस होती है, तो चूंकि पाँव की उंगली आपकी हर वक्त इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज है, इसमें इन्फेक्शन हो जाएगी। डॉक्टर कहेगा या तो गैंग्रीन को ठीक करें या फिर काट दें, एम्पुटेशन कर दें, क्योंकि वो तो आगे। सर जी। तो इसमें जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होती है वो इनको इनगल्फ नहीं करेगी डेड को? डॉक्टर आसिया, नेक्रोसिस उस वक्त होती है जब यूं समझ लें कि उन सेल्स के लिए इम्यून सिस्टम आपका हैंड्स अप हो जाता है। इम्यून सिस्टम के कंपनसेशन या कंट्रोल से बात बाहर चली जाती है। पहले तो इम्यून सिस्टम उसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेक्रोसिस उस वक्त होती है कि जब आप यूं समझ लेते हैं ना कि इम्यून सिस्टम के सर से पानी गुजर जाता है, इतनी एक्सट्रीम काज आ रहा होता है कि वो इम्यून सिस्टम उसके आगे बेबस हो जाते हैं, तो तब जाकर उसकी नेक्रोसिस होती है। अभी तो हमारी सर हमें पता ही नहीं, हमारी बॉडी में कई दफा ये डिजेनरेशन होती है ना सेल्स की, लेकिन वो रिवर्सिबल में आ जाती है, इम्यून सिस्टम लड़ रहा होता है, वो तो बॉडी में चल रहा है। डिजीज या पैथोलॉजी उस वक्त प्रोग्रेस करती है जब आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है और डिजीज सुपीरियर हो जाती है, सुपर हो जाती सर जब सर मेरा एक सवाल है, जब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके ना ब्रश करते ब्लीडिंग होती है। है। कहाँ से होती है? सर टूथपेस्ट करते जब ब्लीडिंग होती है, ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, वो तो एक लोकल काज है ना, कि वहां पर जो है इन्फेक्शन हो सकती है, या बाजू का वेन्स का भी इशू होता है, वेन्स डायलेट कर जाती हैं गम्स की, तो उनमें भी हो सकती है। जैसे नक्सीर है, नक्सीर में एपिस्टैक्सिस में भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो लोकल फॉल्ट है, वो नेक्रोसिस में नहीं आता, बहुत कम। जी सर। जी। थैंक यू सर।
और सर एक क्वेश्चन था कि हमारा ये जो नेक्रोसिस होता है ये एट्रोफी की कंडीशन को राइज कर सकता है? किसकी कंडीशन को? एट्रोफी? एट्रोफी हाँ जहाँ पे नेक्रोसिस मतलब हाँ हो गया, हाँ, मतलब वो डिपेंड वहाँ पे ये ऑर्गन, एट्रोफी को जी जी, डिपेंड करता है ऑर्गन टू ऑर्गन। अगर आपके लिवर में सेल की से डेथ होना शुरू हो गई है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, तो वो फिर क्या हो जाएगा कि सेल्स की ग्रोथ कम सिकुड़ना शुरू हो जाएगी ना। एक सेल बेचारा फंक्शन ही नहीं कर रहा, उसका स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाती है। तो जब उसका साइज कम होगा तो वेरी गुड, अब हम उसको लिंक करेंगे कि डिक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ इट्स सेल हो सकती है। सही। सर ये जो अक्सर लोगों के माथे पे ये इधर गिल्टी सी आ जाती है, प्रोमिनेंट होती है, तो ये किस चीज की कॉज होती है? ये तो अब देखिए, इसको कोल्ड ट्यूमर भी कहते हैं, लेकिन उस गिल्टी की स्टडी करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि ये मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। वैसे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स की ओवर सेल डिवीजन हो रही होती है। ये बेसिकली सेल्स की ओवर सेल डिवीजन है या ओवर ग्रोथ है। जब भी ट्यूमर बनेगा, ट्यूमर हमेशा सेल्स की जिसको आप कहते हैं ना कि जहाँ 3 सेल्स बनने थे वहाँ 6 बन गए। रूटीन में 3 सेल्स की डेथ हुई तो वहां पर 3 ही बनने चाहिए ना, अब वहां पर 6 बन गए, तो वो छोटा सा भार आ जाएगा, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं जी गिल्टी बन गई। फिर उसके लिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर स्टडी करते हैं, पहले ट्यूमर मार्कर करते हैं, इधर उधर से हम उसके चीजें चेक करते हैं कि कहीं ये किस किस्म का ट्यूमर है। फिर अगर फाइनल डायग्नोसिस करनी हो तो उसकी बायोप्सी या FNAC किया जाता है कि कहीं उसके अंदर कोई मैलिग्नेंसी या ऐसी चीज तो नहीं है। सर एक क्वेश्चन मेरा जनरल था, मुझे सिर्फ ये जानना था कि जिन लोगों को ब्लड वॉमिट्स होती हैं उसका क्या कॉज होता है, मतलब खून की उल्टी अगर आई है तो उस पे देखिए, हम ब्लड क्या वो कर ब्लड सकते हैं? वोमिट्स का तो नायाब देर आर सो मेनी काजेज। स्टमक का अल्सर, स्टमक का ट्यूमर, स्टमक में कोई पॉइजन चला गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गई, या वो जिसको कहते हैं कि अल्सराइटिस हो गया, मसलन स्टमक की सारी लाइनिंग उड़ गई तो वो आखिरी जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्सपोज हो गई। या हो सकता है कि दरमियान में से कहीं से आ रहा हो, इसोफेगस को डैमेज हो। या हो सकता है कि ओरल कैविटी, कुछ लोगों को टॉन्सिल्स होते हैं तो उनको भी ऐसे लगता है जैसे हमें खून की वो मेटिंग आ रही है, वो लोकल आ रही होती है माउथ से। इसके लिए तो फिर हमें मुख्तलिफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखने पड़ेंगे। सर बेसिकली स्टमक प्रॉब्लम है, हमने स्टमक को ही मतलब चेक करवाना है, मतलब उसके ही टेस्ट हाँ, वगैरह करवाने हैं। देखें, जब आपको ब्लड वोमिटिंग हो रही है तो आप स्टमक को फोकस करेंगी। खांसी के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो आप लंग्स को फोकस करते हैं, ब्रोंकियल ट्री को। जाहिर है अब खांसी क्योंकि एल्विलाई से वो कर रही होती है एक्सपेक्टोरेट, तो हम उसमें लंग्स को जो है ना वो फोकस करते हैं। अब मैं रिपोर्ट शेयर ओके सर। का टाइम तो नहीं बचा, यस सर। एक मिनट रह गया है सर जी। अगर अगर किसी पेशेंट को सुबह सिर्फ उठे जब तो उस वक्त पहले के साथ ही ब्लड आए, दिन में नहीं आए और वैसे भी नहीं आए, ना उसके दांतों का प्रॉब्लम कोई भी नहीं, टीथ प्रॉब्लम नहीं, तो उसकी क्या